नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने दोस्तों मुगल जो काल है उसके बारे में भी, जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट राजा थे, इम्पोर्टेंट जो शासक हुए हैं मुगल काल के अंदर, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। दोस्तों वो मध्यकालीन दोस्तों मुगल काल था। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर मुगल काल। यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेसिक नहीं देखेंगे, यानी कि पहले का नहीं देखेंगे, तो आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों उत्तर मुगल काल से पहले आपको मध्य काल का जो मुगल काल रहा वो आपको जरूर देखना है। अब हम उत्तर मुगल काल की बात कर रहे हैं, जो कि 1707 से लेकर के 1857 तक की हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दोस्तों उत्तर मुगल काल 1707 में प्रारंभ होता है दोस्तों। और 1857 में जब बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में, जो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, उसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। तब तक दोस्तों ये उत्तर मुगल काल चलता है। बहादुर शाह जफर की पराजय के बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें दोस्तों रंगून म्यांमार में कैद में भेज दिया जाता है दोस्तों। बहादुर शाह जफर की पराजय के बाद में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा उन्हें रंगून, जो कि दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, म्यांमार में, जो कि भारत का दोस्तों पड़ोसी देश है, उस म्यांमार में दोस्तों कैद में भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे उत्तर मुगल काल का दोस्तों अंत हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर मुगल काल की शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कैसे हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इसी दोस्तों 1707 से 1857 की क्रांति तक के समय को दोस्तों उत्तर मुगल काल कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, उत्तर मुगल काल का समय काल आता है 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक का। बहादुर शाह प्रथम की अगर हम बात करें तो 1707 से 1712 ईस्वी तक दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहता है। बहादुर शाह का पूर्व नाम था दोस्तों मुअज्जम। औरंगजेब के 3 पुत्र थे दोस्तों, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिनमें दोस्तों उत्तराधिकारी का युद्ध होता है दोस्तों। उत्तराधिकार के युद्ध से मतलब है दोस्तों औरंगजेब के बाद में उसके अगले बेटों में, जो भी जितने भी बेटे हैं, उनमें शासक कौन बनेगा। तो उस दोस्तों राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए दोस्तों मुअज्जम, आजम और कामबख्श तीनों में दोस्तों उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। औरंगजेब ने दोस्तों अपने तीनों पुत्रों में से वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया था, परंतु जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी हुआ दोस्तों। मुगलों में दोस्तों राजा बनने के लिए भाई भाई से लड़ जाता था। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों औरंगजेब के पुत्रों के बीच में भी यही होता है। औरंगजेब के 3 पुत्रों में से एक पुत्र था दोस्तों मुअज्जम, अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है, और वह बहादुर शाह के नाम से दोस्तों राजा बनता है। मुअज्जम दोस्तों जिसका नाम था, वो राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला युद्ध आगरा के पास दोस्तों जजाऊ का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ, और मुअज्जम को दोस्तों विजय प्राप्त हुई दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि दूसरा युद्ध दक्षिण भारत में बीजापुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम और कामबख्श के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ, और मुअज्जम को दोस्तों फिर विजय प्राप्त हुई। उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों सफल होने के बाद में मुअज्जम दोस्तों 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ दोस्तों। 65 वर्ष की आयु में दोस्तों मुअज्जम ने दोस्तों दिल्ली की गद्दी को संभाला था। बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों, जैसे कि हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियाँ, राजपूत नीतियाँ, इन सभी को बदलते हुए सहिष्णु नीतियाँ अपनाई। जैसे भारतीय शासकों के साथ जैसे मराठा, सिख, राजपूत, एक मिलीजुली नीति अपनाई दोस्तों इसने। इसके बाद हम बात करें कि बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था दोस्तों। संभाजी के पुत्र थे साहू, उनको दोस्तों मुगल कैद से आज़ाद किया बहादुर शाह प्रथम ने, जो कि औरंगजेब का पुत्र है। इतिहासकार खफी खां के अनुसार बादशाह राजकीय कार्य में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह ए बेखबर कहने लगे। शाह ए बेखबर का मतलब है दोस्तों राज कार्य से बेखबर रहने वाला शासक शाह ए बेखबर कहलाया। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र जहांगीर शाह अगला शासक बनता है दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम के बाद में दोस्तों उसका जो पुत्र था जहांगीर शाह है, वो दोस्तों अगला दिल्ली का शासक बनता है। बात कर लेते हैं अब जहांगीर शाह की। तो दोस्तों जहांगीर शाह है 1712 से लेकर के 1713 तक शासन करता है, मात्र 1 साल। बहादुर शाह के 4 पुत्र हुए थे, और उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ दोस्तों।
उस समय एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम था दोस्तों जुल्फिकार खां। उसने जहांदर शाह का साथ दिया था, जिसके कारण बाकी तीनों भाइयों को दोस्तों हराते हुए सबसे कमज़ोर पुत्र ही शासक बन जाता है दोस्तों, और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में रीट में भी पूछा गया था, और दोस्तों एसएससी के एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था जहांदर शाह है, जिसको दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे कमजोर था दोस्तों, परंतु जुल्फिकार का नामक दोस्तों जो जागीरदार था, जो सामंत था दोस्तों, उसकी सहायता से दोस्तों ये शासक बन जाता है। शासक बनते ही जहांदर शाह ने जुल्फिकार का को वजीर का पद प्रदान कर दिया दोस्तों, और वजीर बनने के बाद में वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही दोस्तों चलाने लग जाता है दोस्तों। इस दौरान जहांदर शाह है लाल कुंवरी नामक वेश्या के साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है दोस्तों। लाल कुंवरी नामक एक वेश्या थी जिसके साथ संबंध के कारण चर्चा में रहा जहांदर शाह, जिसके कारण वह राजपाट में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही चलाता है दोस्तों। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखसियार के साथ मिलकर के जहांदर शाह की हत्या करवा दी, और अगला शासक कौन बना दोस्तों? फर्रुखसियार बना दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फर्रुखसियार के बारे में। फर्रुखसियार शासन करता है दोस्तों 1713 से लेकर के 1719 तक। तो दोस्तों इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा सहयोग था वो था सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं से मतलब है दोस्तों दो सैयद भाई थे, उनका सबसे बड़ा सहयोग था फर्रुखसियार को शासक बनाने में। ये दो बंधु दोस्तों, ये दो भाई दोस्तों अवध क्षेत्र के थे, दो मुसलमान भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। इनके पास में दोस्तों वजीर के समान शक्ति थी। वजीर के समान शक्ति होने का मतलब है दोस्तों सैन्य शक्ति थी। इनके पास सेना बहुत ज़्यादा थी, और उसी सेना के बल पर दोस्तों इन्होंने दोस्तों फर्रुखसियार को दोस्तों सत्ता प्राप्त करवाई, और दोस्तों इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं में से दोस्तों अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया दोस्तों। सैयद बंधुओं को दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता यानी कि किंग मेकर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही तो फर्रुखसियार को दोस्तों क्या बनाया? राजा बनाया था। इन्हीं के सहयोग से दोस्तों फर्रुखसियार राजा बना। इसी कारण दोस्तों इनको शासक निर्माता किंग मेकर कहा जाता है, दोनों सैयद भाइयों को। सैयद बंधु कौन कौन से थे दोस्तों? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। फर्रुखसियार के शासनकाल में दोस्तों सिखों के नेता थे दोस्तों बंदा बहादुर। इस बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 में उसका वध कर दिया गया। फर्रुखसियार एक असाध्य रोग से पीड़ित था दोस्तों, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था दोस्तों। फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की थी दोस्तों। 1717 में अंग्रेजों को फर्रुखसियार ने शाही फरमान दिया था, और इसे अंग्रेजों की कंपनी के लिए दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 रुपये प्रति वर्ष की कीमत के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी थी दोस्तों। उस समय में दोस्तों 3000 रुपये एक साल के बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और यही 3000 रुपये की रकम के बदले दोस्तों जो एक साल के लिए दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे? बंगाल क्षेत्र के अंदर व्यापार करते थे। ये दोस्तों फर्रुखसियार अंग्रेजों से दोस्तों पैसे वसूलते थे। फर्रुखसियार जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए बाद में वह इन सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था, परंतु सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की ही हत्या करवा दी दोस्तों, और वे नए शासकों का चयन करते हैं दोस्तों। नया शासक आता है दोस्तों रफ़ी उद दर्जात। नया शासक कौन आता है दोस्तों? रफ़ी उद दर्जात, जो कि 1719 में शासक बनता है। फर्रुखसियार की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु रफ़ी उद दर्जात को शासक बनाते हैं। सैयद बंधु ने दोस्तों रफ़ी उद दर्जात को फरवरी 1719 में बादशाह घोषित किया, और जून 1719 तक उसकी फेफड़े की बीमारी से दोस्तों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है रफ़ी उद दर्जात की। ये 1719 में शासक बनता है, और 1719 में ही दोस्तों मृत्यु होने के कारण इसका शासन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अगला शासक आता है दोस्तों रफ़ी उद दौला, जो कि 1719 में आता है। इसके बाद सैयद बंधु रफ़ी उद दौला को दोस्तों बादशाह बनाते हैं, और इसकी भी दोस्तों मृत्यु सितंबर 1719 में ही बीमारी से हो जाती है। दो शासक आए दोस्तों 1719 में, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, और 1719 में ही दोनों की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कैसी दोस्तों विडंबना वाली बात है। इसके बाद में वापस तीसरा शासक आता है मोहम्मद शाह, 1719 में आता है, और 1748 तक दोस्तों ये शासन करता है।
अब सैयद बंधु मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं, परंतु मोहम्मद शाह को ये आभास था कि जैसा कि सैयद बंधुओं ने मुझसे पहले के शासकों के साथ किया, यह वे मेरे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी दोस्तों। सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई? मोहम्मद शाह ने करवाई। मोहम्मद शाह की सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण दोस्तों इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है दोस्तों। मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह जाना जाता है। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया दोस्तों? मोहम्मद शाह ने। इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी दोस्तों, क्योंकि सत्ता से तो दोस्तों इसका कोई ध्यान था नहीं, जो नई युवतियाँ थी दोस्तों उनके प्रति इसका रुझान था। इस कारण इसको रंगीला दोस्तों शासक कहा जाता है। इन सभी लोगों ने मोहम्मद शाह के समय अपने आप को और अपने क्षेत्रों को एक एक करके मुगलों से अलग करना शुरू कर दिया था। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे और कौन कौन से उन क्षेत्रों के संस्थापक थे जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली थी अपनी। तो दोस्तों पहला क्षेत्र हम बात करें जिसकी, तो वो था अवध। अवध के दोस्तों संस्थापक थे शहादत खां, जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली थी। इसके बाद में है हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिल्लिज खां, निजाम उल मुल्क। ये दोस्तों हैदराबाद के संस्थापक थे, इन्होंने भी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली। इसके बाद में है रुहेलखंड, जिसके दोस्तों वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान थे। इसके बाद में है बंगाल। बंगाल के थे दोस्तों मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक के थे दोस्तों सादुतुल्ला खान, इन्होंने दोस्तों स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली थी। इसके बाद में है दोस्तों भरतपुर के दोस्तों चूड़ामन एवं बदन सिंह, इन्होंने दोस्तों सबने स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक था नादिर शाह। नादिर शाह दोस्तों भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था, बाद में चलकर वह दोस्तों फारस का शासक बनता है दोस्तों। 1736 में फारस का शासक बनने के बाद में 1739 में वह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि मोहम्मद शाह उस समय एक कमज़ोर शासक के रूप में सामने आता है और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दोस्तों दिल्ली में रुकता है और बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और बहुत सारा धन लूटता है दोस्तों नादिर शाह। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, तथा दोस्तों कोहिनूर हीरा, ये लूट करके दोस्तों फारस चला जाता है। लगभग दोस्तों 70 करोड़ की धनराशि लेकर के नादिर शाह वापस दोस्तों ईरान जाता है, फारस जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, एक तो दोस्तों शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त, जिसको दोस्तों तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोहिनूर हीरा भी दोस्तों नादिर शाह लूट करके ले गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां तथा अंतिम मुगल शासक दोस्तों मोहम्मद शाह था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है। इसके बाद हम बात करें अहमद शाह की, तो अहमद शाह का शासनकाल रहा 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक का। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में अहमद शाह मुगल शासक बना। अहमद शाह एक अयोग्य एवं भ्रष्ट शासक था दोस्तों। ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान का शासक बनता है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली दोस्तों अब ईरान का शासक बन चुका है। अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होता है और वह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आक्रमण करता है? भारत पर 7 बार आक्रमण करता है दोस्तों। और वह अपना पहला आक्रमण 1748 में मुगल शासक अहमद शाह के समय करता है दोस्तों। इसकी लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद साहेदा, अर्थात जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वही अपना है दोस्तों, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। यानी कि दोस्तों जो खा लिया पी लिया वो तो अपना है, बाकी जो बच गया वो अहमद शाह लूट करके ले जाएगा, क्योंकि इसने दोस्तों 7 बार दोस्तों भारत को दोस्तों लूटा था। भारत में दोस्तों इसने आक्रमण किया था। अहमद शाह के समय दोस्तों इसने पहला आक्रमण शुरू किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1758 तक शासन करता है।
इसके समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच में 23 जून 1757 को हुआ था। दोस्तों सन आपको जरूर ध्यान में रखनी है, 1757 को हुआ था, जिसमें नवाब की दोस्तों हार हुई। उस समय आलमगीर जो थे द्वितीय, वो मुगल बादशाह था। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। दोस्तों शाह आलम द्वितीय की हम बात करेंगे अब, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तब शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है और वह वहीं स्वयं को राजा घोषित कर देता है, परंतु उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है। दोस्तों दोनों में लड़ाई होती है और शाह आलम द्वितीय की जीत होती है। दोस्तों इसके बाद इसके समय दोस्तों दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। दोस्तों शाह आलम द्वितीय के समय पहला 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जो ईरान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की दोस्तों हार हुई थी। दोस्तों दूसरा दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने तीनों ने दोस्तों मिलकर के दोस्तों ये युद्ध लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों को दोस्तों विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, बक्सर के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई थी। 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के बाद में दोस्तों शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें, शाह आलम द्वितीय को बाद में अंधा बना दिया जाता है और वह अंधे शासक के रूप में लंबे समय तक कार्य करता रहता है। दोस्तों इसी क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है, शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक अकबर द्वितीय की, जो जिसका शासनकाल रहा 1806 से लेकर के 1837 तक। दोस्तों शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में मुगल बादशाह बनता है। दोस्तों अब भारत में मुगलों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफ़ी अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। दोस्तों तब अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इसी क्रम में अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, दोस्तों अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बाद हम बात करें अगले शासक की, तो अगला शासक है बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से लेकर के 1857 तक दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल रहा। इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी राज्य की सीमा बहुत छोटी हो गई थी और उन्हें दोस्तों उनके लाल किले से भी दोस्तों बाहर निकाला जा रहा था। दोस्तों इतनी खराब और दयनीय स्थिति हो गई थी दोस्तों मुगलों की, इनका बहुत छोटा शासनकाल हो गया था, दिल्ली के लाल किले से भी इनको बाहर निकाला जा रहा था। इसी क्रम में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू होती है और क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो वे बुढ़े भी हो चुके थे, वे क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों परंतु अंग्रेजों के सामने क्रांतिकारी नहीं टिक पाते हैं तो बहादुर शाह जफर पराजित हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर के पराजित होने पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून यानी कि दोस्तों अपने पड़ोसी देश म्यांमार की दोस्तों जेल में भेज दिया जाता है और वहीं 1862 में उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर के नाम से दोस्तों शेर व शायरी करता था। दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा जब इसे कैद किया गया तो उस समय इसने लिखा कि न तो मैं किसी की आंख का नूर हूँ, न तो किसी के दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने दोस्तों कहे थे शब्द, लिखे हुए दोस्तों इनकी ये कलम से हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर मुगल काल के सभी शासकों का कार्यकाल। एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा। इसके बाद में आता है जहांगीर शाह है 1712 से लेकर के 1713 तक। इसके बाद आता है दोस्तों फर्रुख सियार आता है 1713 से 1719 तक। फिर आप दोस्तों 1719 में दो शासक आते हैं, रफ़ी उद दर्जात 1719 में ही दोस्तों ये शासक बनते हैं और 1719 में दोस्तों बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह रफ़ी उद दौला भी 1719 में बीमारी के कारण मर जाते हैं। इसके बाद 1719 में आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक।
इसके बाद अगला शासक आता है दोस्तों अहमद शाह है, 1748 से लेकर के 1754 तक। इसके बाद आता है दोस्तों आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1758 तक। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 तक। इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है दोस्तों शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इसके बाद आता है दोस्तों अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक। और इसके बाद आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857 तक, जिसको दोस्तों म्यांमार की जेल रंगून जेल में डाल दिया जाता है और की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर मुगल काल था वो समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।